हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे एस्थमा वर्सेस सीओपीडी और डिफरेंस बिटवीन एस्थमा एंड सीओपीडी। सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सो ये डिफरेंस हम आज लर्न करेंगे। तो सबसे पहले है एस्थमा डेफिनेशन। एस्थमा इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज कॉजिंग रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं उनकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है अस्थमा में, और उसके कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जहाँ एयरवेज की डिज़ीज़ के कारण जो एयर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है एयर फ्लो। और ये रिवर्सिबल डिज़ीज़ है, मतलब ट्रीटमेंट के साथ इसको रिवर्स किया जा सकता है। और इसमें जो एयरवेज इंक्लूड होते हैं वो है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोज, ब्रोंकियोज एंड इसमें ब्रोंकियोज में आ जाता है जैसे प्राइमरी ब्रोंकियोज, सेकेंडरी ब्रोंकियोज, टर्शरी ब्रोंकियोज। तो जो भी एयरवेज हैं उनकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है एस्थमा में। और सीओपीडी मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये क्रॉनिक होती है, मतलब इसका ये ऑनसेट जो है इसका काफ़ी लंबा होता है इसका, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। डिज़ीज़ क्रॉनिक है इसलिए प्रोग्रेसिव होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब कि एयरवे जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसके कारण एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। पल्मोनरी डिजीज़ है, मतलब लंग्स की डिज़ीज़ है। और ये इसमें जो है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद भी इसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, अगर पहले से पता चल जाता है डिज़ीज़ का, तो इसको रिवर्स करना आसान होता है, इजी होता है। लेकिन अगर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है डिज़ीज़, तो इसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है डेफिनेशन। और जो अस्थमा है ये अलग अलग तरह का होता है, जैसे एलर्जिक अस्थमा जो किसी एलर्जी के कारण होता है उसको हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। और नॉन एलर्जिक अस्थमा जिसमें कोई भी एलर्जी के कारण नहीं होता, किसी और फैक्टर के कारण होता है, उसको हम नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। और होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा जो है जैसे कहीं कोई ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें कि जिससे पेशेंट को एलर्जी हो रही है, कोई डस्ट हैं, केमिकल्स हैं, तो उसके कारण जो अस्थमा है उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है, जो किसी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से जो अस्थमा मतलब होता है, इंड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। और जो सीओपीडी है इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड इज़ एम्फीसीमा। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें जो ब्रोंकाई हैं, लेफ़्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, जो कि लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, तो उनकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और सेकंड है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में जो एल्वियोलाई हैं, लंग्स के एल्वियोलाई हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा जो साइज़ है बढ़ जाता है। और इसमें जो एल्वियोलाई में साइज़ बढ़ने के कारण या एल्वियोलाई में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है, और एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, तो उसको हम कहते हैं एम्फीसीमा। और नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो है ऑनसेट। तो ऑनसेट जो है अस्थमा जो है वो है कि ऑनसेट इसका ज़्यादातर बचपन में हो जाता है, चाइल्डहुड में अस्थमा हो जाता है, जब अर्ली एडल्टहुड जहाँ जो टीनेज है उसमें अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। और जो सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, ये 40 की एज के बाद ज़्यादा डेवलप होती है। और नेक्स्ट है कॉजेज़। अस्थमा के कॉजेज़ हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस जो हैं कोई भी हो सकते हैं,
जैसे डस्ट, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, उसके कारण अस्थमा हो सकता है। कई लोगों को पोलन जो है उनसे एलर्जी होती है, तो उसके कारण अस्थमा हो सकता है। जहाँ कई लोगों को जैसे परफ्यूम वगैरह है उनसे भी एलर्जी होती है, तो उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है। देन पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन अगर है उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जैसे साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये जो इन्फेक्शंस हैं जहाँ निमोनिया वगैरह है उसके कारण, या कोल्ड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंज़ा है, तो उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है। देन कोल्ड एयर मतलब जब ठंडी हवा ज़्यादा चलती है तो कई लोगों को उसमें भी दिक्कत आती है सांस लेने में, तो उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है। देन जेनेटिक्स है, अगर फैमिली में या घर में किसी को है अस्थमा है, जहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी जीन्स में भी अस्थमा जो है वो आगे जा सकता है। तो ये कॉजेज़ हैं अस्थमा के। देन सीओपीडी के कॉजेज़ हैं स्मोकिंग। ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है इसका वो है स्मोकिंग। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोक करता है तो उसके कारण भी पेशेंट को सीओपीडी हो सकती है। जहाँ ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे डस्ट ज़्यादा रिलीज़ होती है, जहाँ केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ कई लोग जैसे काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है, जहाँ ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे जैसे कारखाने होते हैं जहाँ पे ये लकड़ी वगैरह का काम होता है, तो वहाँ से भी कई बार इरिटेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं, तो उसके कारण सीओपीडी हो सकता है। जहाँ एयर पोल्यूशन के कारण भी सीओपीडी हो सकता है। जहाँ अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट सही से नहीं होती है, उसके कारण भी सीओपीडी हो सकता है। और कई इरिटेंट्स के कारण जो है वो भी सीओपीडी हो सकता है। तो ये कॉजेज़ हैं। देन कोर्स ऑफ द डिज़ीज़, अस्थमा में एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं और ये डे टू डे वेरी करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब अटैक होता है, और कई बार बिल्कुल अटैक नहीं होता है, सिम्टम्स जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं, और ये जो है रिवर्सिबल डिज़ीज़ है। लेकिन जो सीओपीडी है वो क्रॉनिक डिज़ीज़ है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती है ये डिज़ीज़, और ये प्रोग्रेसिव होती है, मतलब आज कम है, कल ज़्यादा है, परसों और भी ज़्यादा है, ऐसे प्रोग्रेस करती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब एक जैसे रहते हैं सिम्टम्स, और समय के साथ साथ जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है तो सिम्टम्स और भी ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी है। अस्थमा में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है। जो ब्रोंकियल ट्री है या ब्रोंकाई है उन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है उनकी, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। उसके कारण जो एयरवे है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एयरवे की इन्फ्लेमेशन के कारण उसके बाद एयरवे नैरोइंग हो जाती है, मतलब कि एयरवे जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, और तंग होने की वजह से जो एयर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है। सीओपीडी में क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल्स की। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद जो एयरवे है वो रीमॉडलिंग हो जाती है, मतलब कि एयरवे जो है वो रीमॉडल हो जाते हैं, और रीमॉडल होने के बाद जो एयर फ्लो है वो लिमिटेड हो जाता है, और एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो एयर का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ये कंडीशन जो है इरिवर्सिबल होती है, इसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सिम्टम्स। तो अस्थमा में वीजिंग साउंड जो है, जैसे पेशेंट जब सांस लेता है तो वीजिंग साउंड होती है,
और उसके बाद व्हीजिंग साउंड के साथ साथ जो पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस जो है उसकी ब्रीदिंग जो है काफ़ी शैलो ब्रीदिंग होती है। चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, ऐसे लगता है कि चेस्ट को किसी ने बांध दिया है, ऐसे चेस्ट टाइटनेस होती है पेशेंट को। बहुत ज़्यादा कफिंग और खांसी जो है वो ज़्यादातर नाइट में होती है। नाइट में काफ़ी ज़्यादा कफिंग स्पेल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है नाइट में। और अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह का जो अर्ली टाइम है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कफ़ जो है वर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है पेशेंट को। जो COPD है इसमें क्रॉनिक कफ होती है। क्रॉनिक मतलब काफ़ी लंबे समय से पेशेंट को खांसी होती रहती है, जैसे 1 महीना 2 महीने तक लगातार खांसी होती है। और ये खांसी के साथ पेशेंट को बलगम भी आती है। उसके साथ पेशेंट को डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जब पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करता है तो एक्टिविटी के साथ उसको काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को हम डिस्निया कहते हैं। तो डिफ़िकल्टी होती है उसको सांस लेने में, और उसके साथ वीजिंग भी होती है, चेस्ट टाइटनेस भी हो जाती है पेशेंट को। छाती में काफ़ी ज़्यादा उसको भारीपन सा महसूस होता है, ऐसे छाती में जकड़न महसूस होती है। पेशेंट को थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और उसके साथ साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी महसूस होती है। ये है COPD। देन नेक्स्ट डिफरेंस है इन्फ्लेमेशन टाइप। जो अस्थमा में है वो इस्नोफिलिक इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब कि जो इस्नोफिल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है, अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो COPD है उसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब उसमें न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनका अमाउंट जो है, उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट एक्सरे जब करते हैं पेशेंट का, तो उसमें जो लंग्स हैं वो नॉर्मल नज़र आते हैं, जहाँ थोड़े से हाइपर इन्फ्लेटेड, मतलब कि थोड़ा सा साइज़ जो है, इन्फ्लेशन जो है उनकी ज़्यादा होती है ड्यूरिंग अटैक। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल लंग्स जो हैं वो नज़र आते हैं एक्सरे में। लेकिन COPD में क्या होता है कि जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेटेड, मतलब जो इन्फ्लेटेड नज़र आते हैं, और जो डायाफ्राम है वो फ्लैट नज़र आता है। नॉर्मली जो डायाफ्राम है वो ऊपर को उठा हुआ होता है चेस्ट एक्सरे में, जहाँ नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन इसमें डायाफ्राम फ्लैट होगा, और जो रिट्रोस्टर्नल एयर स्पेस है वो भी इंक्रीज़ होगी COPD में। नेक्स्ट डिफरेंस है रिस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स जो मेडिसिन्स हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती हैं, तो जिसके कारण कि एयरवे जो है वो खुल जाता है। तो अस्थमा में जो ब्रोंकोडायलेटर्स का गुड रिस्पॉन्स होता है, अच्छा रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण पेशेंट का अटैक जो है, कफिंग अटैक है या एस्थमेटिक अटैक है, वो कम हो जाता है। लेकिन COPD में जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं पेशेंट को, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत कम होता है, लिमिटेड रिस्पॉन्स होता है, और पेशेंट की कंडीशन का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है ब्रोंकोडायलेटर्स का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए जो अस्थमा है उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, मतलब कि जो कि पेशेंट इनहेल कर सकता है वो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो बीटा एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और अवॉइडिंग ट्रिगर्स, मतलब ट्रिगर्स जिसके कारण कि अटैक काफ़ी बढ़ जाता है, अस्थमेटिक अटैक, उनको अवॉइड किया जाता है। कोई भी एलर्जिक है, एलर्जिक कंटेंट्स हैं, उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। डस्ट है उसको अवॉइड करना,
जहाँ ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। जहाँ एयर पोल्यूशन है उस ट्रिगर को अवॉइड करना ज़रूरी होता है। देन एलर्जी मैनेजमेंट है, तो पहले ये कंफर्म किया जाता है किस चीज़ से पेशेंट को एलर्जी है। तो जैसे डस्ट से एलर्जी है या पोलन से एलर्जी है, जहाँ जो एनिमल्स जो पेट्स होते हैं उनसे एलर्जी है, तो वो पहले कंफर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की जाती है। देन सीओपीडी में क्या मैनेजमेंट की जाती है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं वो इनका लिमिटेड इफ़ेक्ट होता है, और ये शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं पेशेंट को। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो भी पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाते हैं। देन म्यूकोलिटिक्स है, जो म्यूकस को कम करने के लिए दिए जाती है मेडिसिन, उसको म्यूकोलिटिक्स कहते हैं। तो उसके बाद एंटीबायोटिक्स है ड्यूरिंग एक्सट्रबेशंस, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जहाँ वो उसके लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो उसके बाद है पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एडमिनिस्टर करनी चाहिए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है, जिसमें कि पेशेंट को मेडिसिन्स के बारे में सारी एजुकेशन दी जाती है, उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कफिंग एक्सरसाइजेस, पर स्लिप एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसके बारे में बताया जाता है और करने के लिए भी बोला जाता है। देन स्मोकिंग सिजेशन स्पोर्ट, जो पेशेंट जो है स्मोकिंग अगर करता है तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको बंद करने के लिए बोला जाता है। तो स्मोकिंग क्योंकि मोस्ट कॉमन काज है इसका सीओपीडी का, तो स्मोकिंग जो बंद करना बहुत ज़रूरी है मैनेज करने के लिए। ये है मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर में अस्थमा में सबसे पहले जो है पेशेंट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी नर्सिंग केयर प्लान जब हमने करना है तो सबसे पहले पेशेंट की असेसमेंट की जाती है। तो अस्थमा में रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट कितना है, डेप्थ कितनी है, ब्रेथ साउंड्स कैसे हैं, नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, वो सारा असेस किया जाता है। असेसमेंट के बाद पेशेंट को जो भी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की गई हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो वो एडमिनिस्टर करने चाहिए। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो वो एडमिनिस्टर करने चाहिए। और अगर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो एडमिनिस्टर करने चाहिए। और कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है उसके लिए 14 राइट्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। देन मॉनिटर पीक फ्लो रीडिंग्स, जो पीक फ्लो रीडिंग है पेशेंट की, जो स्पायरोमेट्री के टाइम जो पीक फ्लो है उसको मॉनिटर करना, उसकी रीडिंग को मॉनिटर करना ज़रूरी है। देन टीच प्रॉपर इनहेलर टेक्निक्स। पेशेंट अगर इनहेल कर रहा है कोई भी जैसे इनहेल कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं अगर इनहेल करने के लिए पेशेंट को बोला गया है, तो अगर प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो उसको इनहेल करना, कैसे इनहेल करना है, उसकी प्रॉपर टेक्निक क्या है, वो टीच करना ज़रूरी है। देन एनकरेज फ्लूइड इनटेक टू थिन द सिक्रीशंस। सिक्रीशंस को कम करने के लिए, जहाँ सिक्रीशंस को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए फ्लूइड इनटेक एनकरेज करना ज़रूरी है। देन एजुकेट ऑन ट्रिगर अवॉइडेंस एंड एक्शन प्लान फॉर एक्सरवेशंस। पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि जो भी ट्रिगर्स हैं उनको कैसे अवॉइड करना है, और जो एक्सरवेशन हो जाती है, अगर कफिंग अटैक बहुत ज़्यादा है, जहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, तो उसके लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, तो वो पेशेंट को टीच किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है उसके बारे में। देन सपोर्ट इन एंजाइटी मैनेजमेंट ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स। जब पेशेंट को एक्यूट अटैक होता है, अस्थमैटिक अटैक होता है, तो उस टाइम पे पेशेंट बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है, और उसको कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रमोट करना, एजुकेट करना उसके बारे में
वो बताया जाता है। नेक्स्ट जो COPD में नर्सिंग केयर क्या की जाती है, इसमें भी सबसे पहले कोई भी नर्सिंग केयर हमने देनी है पेशेंट को तो असेसमेंट करनी ज़रूरी है। तो असेसमेंट में पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको असेस किया जाता है, रेस्पिरेटरी डेप्थ क्या है, रेस्पिरेटरी एफर्ट है, ब्रेथ साउंड्स हैं, उनको असेस करना ज़रूरी होता है। और ऑस्कल्टेशन की जाती है पेशेंट की, चेस्ट ऑस्कल्टेशन जो है वो की जाती है। और पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट किया जाता है। और नॉर्मल जो सेचुरेशन लेवल है वो 92 to 100% होता है। तो ये चेक असेस करना, मोनीटर करना ज़रूरी है। देन जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स जहाँ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, जहाँ म्यूकोलिटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। देन ऑक्सीजन थेरेपी अगर प्रिस्क्राइब की है वो एडमिनिस्टर करनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन के लिए चेक करते रहना है। उसकी रिटेंशन को चेक करने के लिए ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ABG जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं। देन एनकरेज कफिंग एक्सरसाइजेज एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज टू क्लियर सिक्रीशंस। तो पेशेंट को पहले कफिंग एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, टीच की जाती हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कैसे करनी है वो टीच किए जाते हैं। और टीच करने के बाद पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि कफिंग एक्सरसाइजेज और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो सिक्रीशंस हैं वो क्लियर हो जाती हैं, मतलब जो म्यूकस है ज़्यादा वो सारा बाहर आ जाता है। देन टीच एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, क्योंकि पेशेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा फैटीग होती है COPD में और पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती है। तो पेशेंट को एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं। रेस्ट और एक्टिविटी के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो सिखाया जाता है और रेस्ट करने के लिए बोला जाता है पेशेंट को। और पेशेंट को ये भी बोला जाता है कि ब्रीदिंग इजी हो, इसलिए पेशेंट को हाई फॉलोअर्स पोजीशन जो है वो दी जाती है। और पेशेंट को एडिक्वेट न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है। न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, डाइट जो है पेशेंट की बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। और पेशेंट को ये बताना है कि कोई भी कुछ भी खाना है तो एकदम से ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, कुछ भी लेना है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, ताकि उसका जो प्रेशर है उसके कारण ज़्यादा पेशेंट के ऊपर प्रेशर ना पड़े और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जो है वो ना हो। नेक्स्ट है एनकरेज स्मोकिंग सेसेशन, मतलब स्मोकिंग से ज़्यादा COPD होती है तो स्मोकिंग बंद करने के लिए पेशेंट को बोला जाता है, एनकरेज किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल द डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड COPD। अस्थमा एंड COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ डिफरेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।